नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार, आपका होस्ट एंड दोस्त, और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का शो, जो कि आपको पता है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं साथियों आज के सेशन की, जो कि आपको एक तरह से इम्पोर्टेंट रोल लगता है करंट अफेयर्स का सेशन, जो कि कुछ दिनों से अपने साथ में क्या हो रहा था कि बहुत नाइंसाफ़ी हो रही थी। एक तरह से क्यों हो रही थी नाइंसाफ़ी? क्योंकि करंट अफेयर्स का सेशन लग नहीं पा रहा था। वो इसलिए नहीं लग पा रहा था क्योंकि आपको पता है तबीयत खराब थी और बाहर थोड़ी सा रीज़न हो गया था तबीयत का, इसी कारण क्लास नहीं लग पा रही थी। लेकिन आज से हम धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें कि हम स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स को धमाकेदार पढ़ने वाले हैं। और जो भी पुराने क्वेश्चन हुए इंपॉर्टेंट, उनको तो मैं आज लेकर आया हूं, और जो भी क्वेश्चन आपके बचते हैं उनको आगामी जो भी क्लासेस रहेगी उनमें मैं जरूर लेकर आऊँगा। तो बिना देरी ना करते हुए और अपन बात करते हैं करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले जो आपके सभी साथी हैं उनको एक बार इस सेशन को धमाकेदार शेयर कर दो। सभी साथियों को बता दो कि विकास की क्लास रनिंग में आ चुकी है करंट अफेयर्स की, जो कि हम डेली पढ़ते हैं। और नोटबुक और साथ में अपने पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ श्री जी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं विकास कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं साथियों, जो कि बहुत ही धमाकेदार हमारा सेशन रहने वाला है। देश दुनिया की खबरों में हम जो वर्तमान में अभी हाल ही में घटित हुई है उन्हीं की बात करेंगे। प्रमुख दिनों की हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में। साथ के साथ में जो भी नियुक्तियां वगैरह हुई है उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की, जो कि आपको बनाएगी एक तरह से ऊर्जावान और करेगी साथियों आगे बढ़ने के लिए प्रेरित। तो आज की मोटिवेशन लाइनें साथियों हमारी: मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। यूं मायूस ना होकर बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मेरे सभी साथियों को एक तरफ से गुड मॉर्निंग, और सभी साथियों एक तरह से धमाकेदार सेशन को शेयर कर दो और मोटिवेशनल लाइन के साथ मोटिवेट हो जाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो नोटबुक लेकर। सभी मित्र मंडली जो फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सोशल मीडिया एवरीवेयर जहाँ पर भी आपका कॉन्टैक्ट है सबको शेयर कर सकते हो। तो आपको बात करेंगे आज का पहला क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट रखने वाला है रोल, और एग्जाम में आने लायक एक क्वेश्चन है और एग्जाम में बिल्कुल छपने लायक क्वेश्चन है साथियों, जिसकी हम बात कर रहे हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की। केंद्र सरकार ने के वेणुगोपाल को 1 और वर्ष के लिए अटॉर्नी जनरल एजी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें पहली बार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो बात कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल एजी की हम बात करते हैं। एजी की बात करते हैं तो अटॉर्नी जनरल होता है साथियों महान्यायवादी जो होता है। ये महान्यायवादी क्या होता है? एक तरह से भारत का अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल होता है साथियों। ये जनरल अटॉर्नी जनरल इसे क्यों बोला जाता है? तो अटॉर्नी जनरल होता है साथियों भारत सरकार का वकील। अटॉर्नी जनरल का होता है भारत सरकार का ये वकील होता है। और अभी हाल ही में के वेणुगोपाल जी को इसके लिए 1 साल का विस्तार कर दिया गया था। इनको कब बनाया गया था? तो इनको 2017 में बनाया गया था। तो कब बनाया गया था साथियों? 2017 में के वेणुगोपाल जी को भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया गया था। और अभी हाल ही में भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल की हम बात करते हैं तो 1 साल का कार्यकाल इनका विस्तार कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं तो 2017 में इनको 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था। 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था 2017, 18, 19, ठीक है। उसके बाद में इनका कार्यकाल 1 साल के लिए फिर बढ़ा था। फिर कब बढ़ा था साथियों? 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा था। 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड। हेलो। तो इनका कार्यकाल जो भारत सरकार का वकील है 2017 में ये चुने गए थे। 3 साल का इनका कार्यकाल था साथियों। उसके बाद में इनका कार्यकाल क्या होता? 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो 1 साल फिर इनका कार्यकाल बढ़ा था, 1 साल फिर कार्यकाल बढ़ा था, और ये 2020 तक था। और अभी हाल ही में 2020-21 से फिर इनका एक साल के लिए फिर कार्यकाल बढ़ा दिया गया और इनका एक कार्यकाल हो गया 2021 से 2022 का। कितना हो गया साथियों? 2021 से 2022 तक इनका कार्यकाल हो गया है
के वेणुगोपाल जी, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अगर अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो अटॉर्नी जनरल के पद की बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद की 76 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 76 में जो बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की, इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। और ये बात करते हैं जो फर्स्ट टाइम अटॉर्नी जनरल बने थे जिनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा था वो थे MC शीतलवाड़। क्या नाम था साथियों? MC शीतलवाड़, जो कि फर्स्ट जो क्या थे, भारत के महान्यायवादी थे। भारत के फर्स्ट महान्यायवादी MC शीतलवाड़ जो कि चुने गए थे, उनका सर्वाधिक कार्यकाल था MC शीतलवाड़ का। और ये जो भारत के महान्यायवादी है ये कौन से नंबर के है? ये 15th नंबर के। कितने नंबर के हैं? 15th नंबर के ये महान्यायवादी है। 15वें नंबर के ये महान्यायवादी है जिनका एक सर्वाधिक जो कि एक समय के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक इनका कार्यकाल होता है और ये लोकसभा की जो संसद होती है अपनी, उनमें ये क्या होते हैं, वोटिंग नहीं कर सकते। अनुच्छेद की बात करते हैं तो 76 अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद में आते हैं। और हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण याद होगा आपको सरला, और सरला के बारे में याद है। सरला मतलब संसद, जो आर्टिकल किस में आती है? 79 में आती है। राज्यसभा की हम बात करते हैं तो राज्यसभा किस में आती है साथियों? 80 में आती है। और लोकसभा की हम बात करते हैं तो लोकसभा किस में आती है? तो लोकसभा आती है 81 अनुच्छेद में। तो ये भारत के प्रमुख अनुच्छेद की हम बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं साथियों, तो MC शीतलवाड़ जी के बारे में हमने बात कर ली। और MC शीतलवाड़ के बारे में बात करने के बाद में भारत का प्रमुख जो महान्यायवादी होता है ये होता है भारत का प्रमुख वकील। प्रमुख नियुक्तियां अभी हाल ही में कौन कौन सी हुई है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अभी हाल ही में सुबोध कुमार जायसवाल को CBI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किनको? सुबोध कुमार जायसवाल को। किनको साथियों? तो सुबोध कुमार जायसवाल को, देखो सुबोध लिख लेना, आप सभी साथी लिखने की कोशिश करना। सुबोध कुमार जायसवाल को जो कि हम बात करते हैं CBI के अध्यक्ष चुने गए हैं। मुख्य सूचना आयुक्त की हम बात करते हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं साथियों यशवर्धन सिन्हा। किनकी बात कर रहे हैं? यशवर्धन सिन्हा, जो क्या बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं मुख्य सूचना आयुक्त। क्या बनाए गए हैं साथियों? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। आगे इसमें मैं बात करता हूँ तो जो अजय त्यागी है, अजय त्यागी जो कि भारत के क्या है? सेबी के अध्यक्ष है। क्या है? सेबी मतलब सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये साथियों अजय त्यागी है ना। आगे हम बात करते हैं तो टी रविशंकर को अभी हाल में साथियों जो RBI बैंक है भारत का, RBI बैंक के डिप्टी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। ये प्रमुख नियुक्तियां अभी हाल ही में हुई है। सुबोध कुमार जायसवाल, यशवर्धन सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त, अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष हैं, चौथे टी रविशंकर जी। और हम बात करते हैं 5वें नंबर की तो रणजीत सिंह देसाले, जो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के रणजीत सिंह देसाले, और ये को वर्ल्ड बैंक का क्या नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बैंक का आर्थिक सलाहकार, टेक्निकल सलाहकार, वर्ल्ड बैंक के टेक्निकल सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये प्रमुख नियुक्तियां है जो अभी हाल ही में हुई है। और ये नियुक्त किया गया है किनको? तो रणजीत सिंह देसाले को वर्ल्ड बैंक के टेक्निकल सलाहकार के रूप में। और ये रणजीत सिंह देसाले वही है साथियों जो इनको 2020 में टीचर अवार्ड मिला था। जो भारत की बात करते हैं, विश्व का जो ग्लोबल टीचर अवार्ड था वो रणजीत सिंह देसाले को दिया गया था। और इन्हीं को अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के टेक्निकल सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं एक नियुक्ति की तो सुरेश एन पटेल, जो कि हम बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, सुरेश एन पटेल, इनको क्या बनाया गया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इनको बनाया गया है। ये प्रमुख
नियुक्त है। आप इनको नोट कर लेना, कॉपी में रिवीजन कर लेना और याद है तो आपको ये नोट कर लेना है। और के वेणुगोपाल को 1 और वर्ष के लिए अटॉर्नी जनरल बनाया गया है और ये 2017 में चुने गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 2017। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और एक बार समझ में आया तो इस सेशन को धमाकेदार शेयर कर दो और कमेंट करके बता दो कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। कि बहुत दिनों के बाद करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो एक तरह से जुनून होना चाहिए करंट अफेयर्स पढ़ने का। देखो आगे चलते हैं, बात करते हैं। देखो इसमें तो ये है साथियों के वेणुगोपाल, जिनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं इनके बारे में, पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर डिटेल लिखने से ज़्यादा, क्योंकि बच्चे क्या मांगते हैं कि सर हमें क्या नहीं मिलती, हमें पीडीएफ नहीं मिलती और पीडीएफ में हमें हैंड रिटन नोट्स बनाने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उन बच्चों के लिए ये सारी सुविधा उपलब्ध करा दी जाती है हमारे टीम के द्वारा। ये देखो यहाँ पर दिया गया है। दूसरा मौका है जब केंद्र ने उनका कार्यकाल बढ़ाया। वेणुगोपाल को 2020 में कार्यकाल का पहला विस्तार मिला था। वेणुगोपाल 2017 में भारत का 15वां एजी नियुक्त किए गए थे। उन्होंने मुकुल रोहतगी, ये मुकुल रोहतगी हम बात करते हैं साथियों तो 14 नंबर के कौन से नंबर के साथियों, ये 14 नंबर के एजी थे, 14 नंबर के अटॉर्नी जनरल थे मुकुल रोहतगी। इनका स्थान लिया था जो 2014 से 2017 तक क्या थे, 2014 से 2017 तक अटॉर्नी जनरल बने हुए थे। इनको क्यों बनाया गया, जो एजी थे, जो इनकी बात करें के वेणुगोपाल की, तो इनके बारे में ये दिया हुआ है कि ये सुप्रीम कोर्ट से लंबे समय तक कई संवेदन मामलों में सरकारी कानूनी बचाव में इन्होंने क्या की थी, कमाल संभाली थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें के वेणुगोपाल जी के बारे में हिंदी और इंग्लिश में दोनों पीडीएफ आपको उपलब्ध है साथियों, ये आपको नोट कर लेना है। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर की हम बात करते हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स में। यार उड़ीसा बालासोर से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है। तो उड़ीसा के बालासोर से अभी हाल ही में जो परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है इसका नाम है अग्नि पी, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है, तो साथियों ये किया गया है DRDO के द्वारा। किसके द्वारा, DRDO के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी साथियों, 1958 में। और हम बात करते हैं जे सतीश रेड्डी इसकी क्या है, हेड है। जे सतीश रेड्डी इसकी क्या है, हेड है। और बात करते हैं साथियों तो कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, तो अग्नि पी या अग्नि प्राइम का इसमें परीक्षण जो बात करते हैं परीक्षण किया गया है। ठीक है, अब ये कौन सी मिसाइल है, तो एक तरह से ये क्या है साथियों कि बहुत ही तगड़ी मिसाइल है, जो कि उड़ीसा के जो बात करते हैं उड़ीसा के जो व्हीलर द्वीप है उस व्हीलर द्वीप से इसका परीक्षण किया गया है। कहाँ से, तो उड़ीसा से इसका परीक्षण किया गया है। उड़ीसा के जो व्हीलर द्वीप का नया नाम की बताओ किस किस को याद है, तो याद है व्हीलर द्वीप को APJ अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है, अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है। और यहाँ से इसका परीक्षण किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। ये क्या करती है, 2000 किलोमीटर तक, क्या साथियों, 2000 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है, मारने की इसकी क्षमता है। मारक क्षमता कितनी है, तो 2000 किलोमीटर इसकी क्या है साथियों, मारक क्षमता है। मारक क्षमता कितनी है, 2000 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। अगर हम बात करते हैं इसी में आगे, तो ये साथियों अग्नि जो मिसाइल है इसका निर्माण किसके तहत किया गया था, तो जो एक इनका था IGMDP, इस प्रोग्राम के तहत इसका निर्माण किया गया था, जिसमें साथियों 5 मिसाइल का निर्माण किया गया था। याद हो तो आपको पटना नाम से याद हो तो इसमें थी पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, ठीक है, नाग और आकाश, ये 5 मिसाइल थी। इसी के जो ये पृथ्वी है, अग्नि है, इस अग्नि का जो बात करते हैं जो मिसाइल थी इसी का नया प्रारूप है, जिसका नाम हम बोल रहे हैं अग्नि पी या अग्नि प्राइम, इसी का नया
रूप है। और ये अभी हाल ही में उड़ीसा के जो व्हीलर द्वीप है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, यहाँ से इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। अभी हाल ही में बात करते हैं, ये आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। इसके अलावा हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे, तो देखो आपको मैं बताता हूँ, देखना आप, तो देखो आप, DRDO सक्सेसफुली टेस्ट न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल अग्नि-P। DRDO ने इसका क्या किया है, सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। अग्नि-P की रेंज की हम बात करते हैं तो 1000-2000 किलोमीटर तक ये क्या करती है, टारगेट को फिक्स करके रेंज, मतलब इसकी ये रेंजिंग है ना। आगे हम बात करते हैं तो इट विल बी रिप्लेस द पृथ्वी अग्नि-1 एंड अग्नि-2 मिसाइल इन इंडियाज आर्सेनल दैट वर बिल्ट 2 decades ago with tech now considered obsolete। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि ये किस किस को रिप्लेस कर सकती है, तो ये पृथ्वी अग्नि-1 और अग्नि-2 को क्या कर देगी, ये रिप्लेस कर देगी, है ना। आगे हम बात करते हैं तो मिसाइल जो बात करते हैं ये अग्नि-प्राइम में इसको बोला गया है, और ये उड़ीसा के तट बालासुर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से विस्फोटित किया गया है। आगे देखते हैं तो ये आपको मिसाइलों के बारे में पता होगा। ये मिसाइलों की हम बात करते हैं साथियों, अग्नि जो बात करते हैं इनकी, तो ये फर्स्ट अग्नि-1 है। एक सेकेंड में थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, एक सेकेंड, आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये अग्नि-1 की हम बात करते हैं, लगभग 1000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। इसकी हम बात करते हैं 1000 किलोमीटर के बाद 2000, और 2000 के बाद में इसकी 2500 की हम बात करते हैं तो 3500 और 5000, ये 3500 और ये 5000, इतनी से अधिक इनकी क्या है, मारक क्षमता होती है। ये जो बात करते हैं नया प्रारूप आया है जिसका नाम है अग्नि-P। क्या नाम है साथियों, अग्नि-P, है ना। इसी में आगे चलते हैं और मैं बताता हूँ आपको, तो ये पूरी इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है। DRDO के बारे में बात करते हैं तो फॉर्मेट 1958 में बलस्य मूलम विज्ञानम इसका क्या है, मोटो है। और राजनाथ सिंह जो चीफ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, रक्षा मंत्री है भारत के, जय सतीश रेड्डी क्या है साथियों, ये जय सतीश रेड्डी अध्यक्ष है, चेयरमैन है DRDO के, है ना। थोड़े से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, तो आप नोट कर लेना इंपॉर्टेंट चीज़ की जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी हाल ही में पिनाका नाम का एक कुछ हुआ था, वो उसके बारे में आपको बताओ। ये पिनाका क्या थी, तो पिनाका थी साथियों मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम था। क्या था, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। ये पैरल लॉन्चिंग सिस्टम ये क्या था साथियों, ये था साथियों पिनाका। और इस पिनाका के माध्यम से क्या किया गया था, ये एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, ये रॉकेट नहीं है, ये रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जिसका नाम है पिनाका। और एक आपको याद होगा निर्भय कौन सी मिसाइल है, इस तरह का अभी हाल में पूछा गया था। तो निर्भय की हम बात करते हैं तो निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है साथियों, निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। पिनाका क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। मुझे ये बता दो कि मिसाइल मैन तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं, लेकिन मिसाइल वुमेन किसे कहते हैं, भारत की मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो तो मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है। तो मिसाइल वुमेन कहा जाता है साथियों टेडी थॉमस को। किन्हें कहा जाता है, टेडी थॉमस को मिसाइल ऑफ द वुमेन कहा जाता है। एक सेकेंड है ना, इसको मिटा देते हैं, टेडी थॉमस को, ये आपको ध्यान रखना है। तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। और मिसाइल मैन जो बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम है, व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा के बारे में हम बात करते हैं तो बालासुर जो कि बात करते हैं उड़ीसा में स्थित है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप नाम पड़ गया है। और जो बात करते हैं अपन ने हाल ही में बढ़ा था जो निर्भय एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, और उसके नीचे हमने पढ़ लिया कि भारत की जो बात करते हैं मिसाइल वुमेन उसे किसे बोला जाता है, तो टेडी थॉमस को ये मिसाइल ऑफ द वुमेन बोला जाता है। चलते हैं आगे चलते हैं, बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अभी हाल ही में घटित हुई सारी जानकारियाँ मैं आपके सामने एक तरह से लेकर आया हूँ। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर की। किस मेट्रो को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो अवार्ड दिया गया है साथियों
आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड दिया गया है साथियों जापान के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? जापान के द्वारा दिया गया है। और किस मेट्रो को मिला है? तो ये मिला है साथियों दिल्ली मेट्रो को। किसको मिला है? दिल्ली मेट्रो को ये अवार्ड दिया गया है। और अवार्ड का नाम क्या है साथियों? तो अवार्ड का नाम है आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड, जिसके द्वारा जापान के द्वारा ये दिया गया है। क्यों दिया गया है? कि जो दिल्ली मेट्रो है एक तरह से सस्ता सुलभ क्या है? सस्ता सुलभ मेट्रो सिस्टम है, परिवहन का साधन है। कौन सा? तो ये दिल्ली मेट्रो है, ये बोला गया है। मुझे ये बता दो कि जो मेट्रो मैन बोला जाता है, मेट्रो मैन किन्हें कहा जाता है? तो मेट्रो मैन कहा जाता है श्रीधरन जी को। किसे कहा जाता है साथियों? श्रीधरन जी को मेट्रो मैन कहा जाता है। अगर बात करते हैं भारत की पहली मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? कोलकाता में चलाई गई थी। अब मुझे याद बता दो, किसी को याद हो तो, कब चलाई गई थी? तो कोलकाता में 1984 को चलाई गई थी साथियों। कब? 1984 को भारत की पहली मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी, जो कि कोलकाता में चलाई गई थी। और ये चलाई गई थी 1984 में। ठीक है। अगर बात करते हैं जो अंडर वाटर मेट्रो जो ट्रेन है, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो किस नदी पर बन रही है, मतलब अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं तो किस नदी के नीचे बन रही है? अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो किस नदी के नीचे बनाई जा रही है, तो ये बनाई गई है साथियों कहाँ पर? हुगली नदी। कहाँ पर? हुगली नदी। और हुगली नदी में कहाँ पर? कोलकाता में। हुगली नदी कोलकाता में ये बनाई गई है। तो आपको ट्यूशन ध्यान रखना है, आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड अभी हाल में जापान के द्वारा दिल्ली मेट्रो को दिया गया है। ठीक है। क्यों दिया गया है? एक तरह से सस्ता सुलभ साधन है, परिवहन का साधन है दिल्ली मेट्रो। और इसमें क्या होता है साथियों, तो ये पहली बार जो बात करते हैं मेट्रो का अवार्ड दिया गया है दिल्ली मेट्रो को। और जिसमें जो बात करें दिल्ली मेट्रो के बारे में तो हमने बात कर ली, आगे हम डिटेल से इसकी चर्चा भी करेंगे। मेट्रो मैन कहा जाता है श्रीधरन जी को। किन्हें कहा जाता है? श्रीधरन जी को। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता 1984 में चलाई गई थी। और अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन किस नदी के नीचे चलाई गई है? तो हुगली नदी कोलकाता के नीचे चलाई गई है। आगे चलते हैं, देखो बात करते हैं हम आगे, तो देखना आप आगे बात करते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली मेट्रो बैक्स जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया है किन्हें? दिल्ली मेट्रो को। दिल्ली मेट्रो की है, आपको दिखाई दे रहा होगा, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित उत्कृष्ट सिविल इंजीनियरिंग उपलब्धि पुरस्कार जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग JSCE द्वारा दिल्ली मेट्रो के चरण फर्स्ट, द्वितीय और तृतीय परियोजना को दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के रूप में इसे नामित किया गया था। दिल्ली मेट्रो की बात करते हैं तो ये ओपन की गई थी 2002 में। कब ओपन की गई थी? 2002 में दिल्ली मेट्रो चलाई गई थी। और दिल्ली में बात करते हैं तो इसके लाइन्स कितने साथियों? 10 लाइन्स यहाँ पर है। और ये 24 दिसंबर 2002 को चलाई गई थी। अगर सिस्टम लेंथ की हम बात करते हैं तो 384 किलोमीटर इसकी सिस्टम लेंथ है। कितनी है? 384 इसकी सिस्टम लेंथ है। और बिगेन ऑपरेशन की 2002 में हमने बात कर दी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अंदर ये कार्यक्रम आता है ना। इसमें सब दिया हुआ है आपको डिटेल्स में। ये पुरस्कार दुनिया भर में सिविल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विकास के लिए चुनिंदा परियोजना को ही दिया जाता है, जिसमें अभी हाल में दिल्ली मेट्रो की जो परियोजना है इसको इसमें शामिल किया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, वीकर नामक एंटी क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का किसने अधिग्रहण किया? क्या नाम है साथियों? वीकर नामक जो एंटी क्रिप्टेड मैसेज होता है। देखो क्या होता है कि आप व्हाट्सएप में जाते होंगे और व्हाट्सएप में जाने के बाद में आप मैसेज भेजते हो किसी को, तो वहाँ पर आपको आता होगा, दिखाई देगा, दे रहा होता होगा
कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन आता है, नहीं आता, आता है ना कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन जो क्या होता है कि एक आदमी के द्वारा भेजा गया मैसेज जो कि जो सामने वाले को भेजा जा रहा है उसी के पास पहुंचेगा, बीच में उसको कोई नहीं देख सकता। तो ये होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, जिसकी हम बात करते हैं। और इसका अभी हाल ही में जो वीकर नामक एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप था, इसका अधिग्रहण किसने किया है? तो ये अधिग्रहण कर लिया साथियों अमेजोन ने। किसने कर लिया? तो ये अधिग्रहण कर लिया अमेजोन ने। अब अधिग्रहण करके क्या करेगा अमेजोन भी, क्या करेगा अब व्हाट्सएप को चलाएगा। किसको चलाएगा? व्हाट्सएप को चलाएगा, मतलब अमेजोन के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है। अगर इस ऐप की बात करते हैं मैसेजिंग ऐप की, तो 2012 में ये चलाया गया था। कब चलाया गया था साथियों? 2012 में इस मैसेजिंग ऐप को चलाया गया था। और अगर बात करते हैं अमेजोन की, तो अमेजोन की जो बात करते हैं कब स्थापना हुई थी? 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेजोन के संस्थापक की हम बात करते हैं तो अमेजोन के संस्थापक है जेफ बेजोस। कौन है साथियों? जेफ बेजोस। और जेफ बेजोस आजकल क्या हो रहे हैं? अंतरिक्ष की सैर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं के स्थान पर अभी हाल ही में, इन्हीं के स्थान में अभी हाल ही में जेफ बेजोस के स्थान पे क्या किया जा रहा है कि सीईओ बनाया गया है एंडी जेसी को। किन्हें बनाया गया है? एंडी जेसी को सीईओ बनाया गया है। किसका? ये बनाया गया है साथियों अमेजोन का। किसका? अमेजोन का सीईओ किन्हें बनाया गया है? तो एंडी जेसी को बनाया गया है। ये तथ्यात्मक जानकारी है। और आपको यह ध्यान रखना है वीकर नामक इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप किसने अधिग्रहण किया है? तो ये अधिग्रहण किया है साथियों किसने? तो ये अमेजोन ने अधिग्रहण कर लिया गया है। ठीक है, कि अमेजोन के बारे में आप जानते होंगे। अमेजोन वेब सर्विस एक्वायर सिग्नल राइवल इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप वीकर, ये मैसेजिंग का नाम है। ठीक है, देखो आपको इस तरह से मैसेज आते हैं, ये आपको देख रहा होगा यहाँ पर एक तरह से वीकर प्रो दिखाया गया है। इसका मैसेजिंग ऐप वाज द फाउंडेड 2012 में इसको खोजा गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एंड टू एंड इनक्रिप्शन के बारे में ये बताता है। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अमेजोन की हम बात करते हैं तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। जेफ बेजोस इसकी क्या है? फाउंडर है। और अभी हाल ही में एंडी जेसी को सीईओ इलेक्ट किया गया है। ठीक है, ये आपको बात हो गई अमेजोन की, इसमें सारी चीज़ें आपको दी हुई है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 5वें नंबर का, है ना। 5वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है आज का। और ये क्वेश्चन है साथियों फुकुओका पुरस्कार, क्या नाम है? फुकुओका पुरस्कार 2021 के 3 प्राप्तकर्ताओं के किस प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार को चुना गया है? तो अभी हाल ही में जो फुकुओका पुरस्कार है जो कि एक तरह से जापान के द्वारा दिया गया है, वो एशिया की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा दिया गया है? तो पुरस्कार का नाम है फुकुओका पुरस्कार। और ये किसके द्वारा दिया गया है साथियों? तो ये दिया गया है जापान द्वारा। किसे दिया गया है? जापान के द्वारा ये दिया गया है। कितने सेक्टर में दिया जाता है? तो 3 सेक्टर में ये दिया जाता है। अभी हाल ही में पत्रकारिता के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है पी साईनाथ को। किन्हें दिया गया है? पी साईनाथ को दिया गया है। और ये भारतीय प्रसिद्ध पत्रकार है। क्या है साथियों? भारतीय प्रसिद्ध पत्रकार है। किनका नाम है? पी साईनाथ। और इनको ये अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है फुकुओका पुरस्कार, जो कि जापान के द्वारा दिया जाता है। 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो ग्रैंड प्राइज, दूसरा एजुकेशन, और तीसरा आर्ट एंड कल्चर। इस सेक्टर में ये दिया जाता है। ग्रैंड प्राइज की जो कैटेगरी है इसी में पी साईनाथ को, किनको? इसी में पी साईनाथ को ये पुरस्कार दिया गया है। और इसमें बात करते हैं किनको? तो एजुकेशन में किसी माता को दिया गया है। किसको? किसी माता को दिया गया है। और इसमें किसको दिया गया है? आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में दिया गया है साथियों परबंदा यून को। किनको? परबंदा यून को।
प्रबंधा यूनको, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो बात करते हैं इम्पोर्टेंट है अपने लिए, ग्रैंड प्राइज पत्रकारिता के क्षेत्र में, जो भारत के पत्रकारिता के क्षेत्र में पी साईनाथ जी को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये जापान के द्वारा दिया गया है, फुकुओका पुरस्कार, फुकुओका पुरस्कार। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो एक सेकेंड है ना, तो ये देखो इनका नाम है पी साईनाथ अवार्ड एट 2021 फुकुओका प्राइज 2021 का ये फुकुओका प्राइज जिन्होंने जीत लिया है, जिनका नाम है पी साईनाथ। ठीक है, ये फुकुओका प्राइज जो ग्रैंड प्राइज के हिसाब से दिया गया था, मैंने अभी हाल ही में बताया, किसी माता मियोको जापान की है, इनको एकेडमिक प्राइज एजुकेशन में दिया गया था। और आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करते हैं तो फरवदा ही उनको ये दिया गया है, जो कि कहाँ के हैं, वो है थाईलैंड के। तो ये आपको ध्यान रखनी है, फरवदा किसुमिता जो मियो जापान की है, इनको साईनाथ इंस्टीट्यूट ग्रैंड प्राइज, ये फुकुओका प्राइज है। और ये आर्ट एंड कल्चर के बारे में दिया गया था फरवदा यूनको, फरवदा यूनको ये दिया गया, जो कहाँ के, ये साथियों थाईलैंड के। और ये पी साईनाथ कहाँ के, ये है भारत के। कहाँ के साथियों, ये है भारत के, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूँ प्रमुख प्राइज पुरस्कारों की, तो देखो पहले बात कर लेते हैं इस बारे में, इंग्लिश हिंदी में दोनों में ये आपको डिटेल्स में दी हुई है ना, इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में डिटेल दी हुई है। मुझे ये बता दो अभी हाल में जो जो पुरस्कार दिए गए थे उनके बारे में आप मुझे डिटेल्स में बताने की कोशिश करो। तो सबसे पहले मैं पुरस्कार आपसे पूछता हूँ साथियों कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था प्यारे बच्चों रजनीकांत को। किन्हें दिया गया था, रजनीकांत को। अभी हाल में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था, विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। और ये किन्हें दिया गया था, तो ये शकुंतला हरक सिंह लिस्टेड को दिया गया था, शकुंतला तरक सिंह लिस्टेड को दिया गया था। और ये शकुंतला मैडम को दिया गया था। इसके अलावा अभी हाल में ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, व्हीटली अवार्ड दिया गया था। और ये व्हीटली अवार्ड किसे दिया गया था साथियों, तो ये नुक्लू फॉर्म को दिया गया था। किन्हें दिया गया था, नुक्लू फॉर्म को ये अवार्ड दिया गया था। आगे हम बात करते हैं इसी में, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसे दिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसे दिया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया था साथियों डेविड डायब को। किन्हें दिया गया था, डेविड डायब को यह पुरस्कार दिया गया था। तो अभी हाल में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था शकुंतला मैडम को, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत सुपरस्टार साउथ सुपरस्टार को। इसके अलावा व्हीटली अवार्ड नुक्लू फॉर्म को। और जो बात करते हैं अपने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज की, तो ये डेविड डायब को दिया गया था। तो सारे पुरस्कार एक तरह से आपको रिवीजन में आने चाहिए। ये सारे पुरस्कार मैंने एक एक बार पढ़ा दिए हैं आपको। और ये जो फुकुओका जो पुरस्कार है ये दिया गया है पी साईनाथ को, ग्रैंड प्राइज के हिसाब से दिया गया है। 3 कैटेगरी में ये प्राइज डिवाइड किया जाता है। और जापान के द्वारा अभी हाल में दिल्ली मेट्रो को भी ये अवार्ड दिया गया था, आउटस्टैंडिंग इंजीनियरिंग जो अवार्ड है, आउटस्टैंडिंग इंजीनियरिंग अवार्ड अचीवमेंट जो है वो दिल्ली मेट्रो को दिया गया था, वो भी जापान के द्वारा दिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। सारी चीज़ें आपको समझ में आई तो एक बार थम्स अप कर दो, सभी साथियों को बुला लो, जो भी भाग रहे जा रहे हैं उनको सबको बुला लो और बता दो कि करंट अफेयर्स की क्लास है। बहुत दिनों के बाद सर की तबीयत सही हुई है, थोड़ा सा 1-2 दिन ऐसा ही माहौल चलेगा, उसके बाद सर भी जोश में रहेंगे और आप भी जोश रहोगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सर तो फिलहाल भी जोश में आई है, ऐसी बात नहीं कि सर जोश खत्म हो गया, पर वही कि थोड़ा सा क्या है कंटिन्यू बोलने से क्या होता है साथियों, थोड़ी सी हल्की तकलीफ हो जाती है ना। तो आपको ध्यान रखना है और ये सेशन ज़बरदस्त शेयर करना है, सभी साथियों को बुलाना है। जिसने भी लाइक कमेंट नहीं किया जल्दी से लाइक कमेंट जरूर कर देना। चलते हैं आइए इसी के साथ पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा 6 नंबर का, जिसकी हम बात करते हैं। एक सेकेंड है ना। भारतीय प्रधानमंत्री ने किस दिन ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री ने किस दिन ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की हम बात करते हैं, तो इनकी हम बात करते हैं। देखो साथियों यहाँ पे लिखते हैं बंकिम
चंद्र चट्टोपाध्याय की हम बात करते हैं तो इनका जन्म 27 जून 1838 को 27 जून 1838 को हुआ था। क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और अभी हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई थी 27 जून को। कब मनाई गई थी? 27 जून को इनकी जयंती मनाई गई थी। और ये 27 जून को जो इनकी जयंती मनाई गई थी, ये कौन से नंबर की थी? ये 183 नंबर की इनकी जयंती थी। और ये जो बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के कटपुरा में। पश्चिम बंगाल के कटपुरा में इनका जन्म हुआ था। अब मुझे ये बता दो साथियों कि ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी है, इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे भारत के लिए। तो आपको पता होगा जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जिसकी गाने की अवधि है 1 मिनट 5 सेकंड या फिर 65 सेकंड की हम बात करते हैं। ये लिया गया था आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से ये लिया गया था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किसको लिया गया था? राष्ट्रगीत गाया था। और ये राष्ट्रगीत की जो अवधि की बात करते हैं, ये 65 सेकंड या बात करते हैं तो 1 मिनट 5 सेकंड। कितना? 1 मिनट 5 सेकंड की इसकी गायन अवधि है। क्या है साथियों? गायन अवधि है। और ये कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, जो उनका एक महाकाव्य है। आनंद मठ से लिया गया है, जो इनका क्या है? एक तरह से महाकाव्य है, जो कि कब प्रसारित जो बनाया था, वो बनाया था 1770 से 1820 के कार्य में जो बात करते हैं दौरान ये बनाया गया था। आगे देखो मैं बताता हूँ। तो इनके द्वारा एक तरह से एक बुक भी प्रसारित की गई थी, मतलब एक तरह से बंग दर्शन प्रसारित किया गया था। और ये 1872 में बंग दर्शन इन्होंने लॉन्च किया था। और इसी बंग दर्शन से जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी आप जानते होंगे। जो रविंद्रनाथ अरे यार ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड साथियों ना, एक सेकेंड। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो बात करते हैं इसी बंग दर्शन से जो 1905 में बंगाल विभाजन की बात करते हैं, उस दौरान पे क्या किया था? बंगाल विभाजन 1905 के दौरान पे साथियों क्या किया था? अमर सोनार बांग्ला जो राष्ट्रगान है, क्या नाम है? अमर सोनार बांग्ला। किसमें से लिया गया है? बंग दर्शन से लिया है। क्या नाम है? अमर सोनार बांग्ला। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है बंग दर्शन से। और ये बंग दर्शन किसका है? तो ये बंग दर्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म 27 जून 1838 को पश्चिम बंगाल के कटपुरा में हुआ था, जिन्होंने राष्ट्रगीत लिखा था। ठीक है, राष्ट्रगीत कहाँ से लिखा था? तो आनंद मठ महाकाव्य से लिखा था। ये देखो आपको मैं पूरी डिटेल आपके सामने बताता हूँ। अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने इनको क्या लिया है? श्रद्धांजलि दी है आना इनकी जयंती पर, जो इनकी 183 नंबर की जयंती थी। कौन सी नंबर की? 183 नंबर की जयंती थी। ये आपको 2 फोटो दिखाई दे रहे हैं। एक तो थे हमारे माता जो मोदी जी है, और ये के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी है। भारतीय प्रधानमंत्री ने 27 जून को उनकी जयंती पर ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को श्रद्धांजलि दी है। उनका महाकाव्य उपन्यास आनंद मठ सन्यासी विद्रोह 1770-1820 की पृष्ठभूमि में सेठ जब बंगाल भी अकाल का सामना करा था, तब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाली पुनर्जागरण पर एक प्रभावशाली हस्ती बने थे। उन्होंने अपने साहित्यिक अभियान के माध्यम से बंगाल के लोगों को बौद्धिक रूप से प्रेरित किया था और भारत को अपना राष्ट्रगीत वंदे मातरम मिला, जो आनंद मठ से मिला था। उन्होंने 1872 में एक मासिक साहित्य पत्रिका बंग दर्शन की भी स्थापना की थी, और जिसके माध्यम से बंकिम को बंगाली पहचान मिली थी और राष्ट्रवाद के उद्यम को भी प्रभावित किया था। बंकिम चंद्र चाहते थे कि पत्रिका शिक्षित और अशिक्षित वर्गों के बीच संचार के माध्यम को कम करे, और 1880 के दशक में प्रकाशन बंद कर दिया था। लेकिन 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको वापस से क्या कर दिया था? पुनर्जीवित कर लिया था। ये देखो आप यहाँ पर दिया हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वापस इसको पुनर्जीवित कर दिया था। अगर बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान पत्रिका ने विरोध और असहमति के स्वरों को आउटलेट देने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किन्नर टैगोर साहब ने, और इन्होंने अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान सबसे पहले बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था। तो ये कौन है? ये साथियों रविंद्रनाथ
टैगोर जी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। पूरी तथ्यात्मक जानकारी मैंने बता दी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में हमने डिटेल से बात कर ली, है ना। आगे चलें और आगे चलते हैं तो बात करते हैं। तो ये अमर सोनार जो बांग्ला है ये कब गाया गया था? 1905 में गाया गया था। और जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, जो राष्ट्रगान है जनगण मन, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आपको पता है 1911 में इन्होंने गाया था। और इसको कब अपनाया गया था? तो 1950 में भारत का राष्ट्रगान, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1950 में भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अपनाया गया था। और इसको गाया कब गया था? तो 1911 में गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ये आपको सारे तथ्यात्मक जानकारी ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। और एक बार समझ में आया तो कमेंट करके थम्स अप करके मुझे ज़रूर बता दो कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया और आप अच्छा पढ़ा रहे हो। और साथियों अगर सेशन को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कमेंट करके सबको शेयर कर दो कि हाँ सर सेशन को शेयर कर रहे हैं, है ना। आगे चलते हैं और बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये बंकिम चंद्र जी के बारे में पूरी यहाँ पर दिया हुआ है कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, है ना। ये सारी चीज़ें इनके बारे में डिटेल से लिखी हुई है। आप क्या करना, पीडीएफ नोट करना और पीडीएफ में से आप क्या करना, पढ़ लेना ना। नोट करना मतलब पीडीएफ एक तरह से आपको इसलिए दी जाती है कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आप उसका क्या करो, एक तरह से जेरोक्स निकला के अपने पास रख लो ताकि आपको पढ़ने में एक बुकलेट की तरह आपको समझ में आ जाए। ज़्यादा दिक्कत आपको हैंड रिटन नोट्स तो बनाने ही बनाने, ऐसा नहीं कि हैंड रिटन नोट्स आपको नहीं बनाने। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए किस राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने भागीदारी की है? एक तथ्यात्मक जानकारी है, इसके बारे में इतनी डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ भागीदारी की है। आगे चलते हैं, देखो तो आगे मैं बता दूं आपको, तो ये ओडिशा गवर्नमेंट जॉइंस हैंड विद द UN वेब टू एम्पावर सपोर्ट वुमेन थ्रू द SIG, ये सारी चीज़ में दी हुई है ना। ये सतत आजीविका को बढ़ावा देगा और महिलाओं को सार्वजनिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा और WFP के बीच और महिलाओं के बीच में ये एक तरह से तकनीकी सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। ये दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा में प्रदान करेगा। ये सारी चीज़ इसके बारे में दी हुई है। आगे चलते हैं, देखो उड़ीसा के बारे में आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ठीक है। उड़ीसा के बारे में ध्यान कितना सा रखना है कि राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, लोकसभा 21, राज्यसभा 10 और विधानसभा 147। 21, 10, 147 तो आपको ध्यान रखना है। और ये मुख्यमंत्री राज्यपाल के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ के मुख्य महत्व जो बात करते हैं, सिमलीपाल और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें तूफान आने के कारण भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, इसमें क्या होता है, बारिश सती हुई थी, है ना। यहाँ के जो मैंग्रोव वन और जो पानी के मगरमच्छ हैं उनको क्षति पहुँची थी। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है, देखो मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी हाल ही में जो मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जो कहाँ का सम्मान है? मंगोलिया का सम्मान है। अब साथियों ये बात बता दूं मैं आपको, मंगोलिया जो है ये मंगोलिया चाइना के ऊपर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चाइना के ऊपर स्थित है, धोखेबाज के ऊपर स्थित है ना। तो ये मंगोलिया के जो अभी हाल ही में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, जो कि 1954 से दिए जाने लगा है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सारे पद्मश्री ये आपके भारत के नागरिक पुरस्कारों के बारे में आपको याद होगा। इसी की तर्ज पे अभी हाल में असम सरकार ने असम रत्न, असम श्री, असम विभूषण ये सारे स्टार्ट किए थे, याद है आपको असम सरकार का। और ये मंगोलिया का जो पुरस्कार दिया गया है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, इससे सम्मानित किया गया है RK सब्बरवाल को। किससे सम्मानित किया गया है साथियों? तो RK सब्बरवाल को
इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये पुरस्कार जो दिया गया है इनको इसलिए दिया गया है कि मंगोलिया में सबसे पहले ऑयल रिफाइनरी, कौन सी साथियों, ऑयल रिफाइनरी इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की थी, मतलब इन्होंने स्थापित करवाया था। इन्हीं की मदद से मंगोलिया में सबसे पहले रिफाइनरी की जो शुरुआत की गई थी इनकी मदद से की गई थी। इसी के कारण इनको मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार का सम्मान दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। अगर मंगोलिया के साथ भारत की बात करते हैं तो भारत और मंगोलिया एक युद्धाभ्यास करता है जिसका नाम है एलिफेंट। क्या नाम है साथियों, एलिफेंट युद्धाभ्यास, जो भारत के साथ कौन करता है, मंगोलिया करता है। ये युद्धाभ्यास है जो भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, मंगोलिया के बीच में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक चीज़ और, ये गोफी जो मरुस्थल है, गोफी मरुस्थल की बात करते हैं, वो गोफी मरुस्थल भी कहाँ है, वो भी मंगोलिया में स्थित है, मंगोलिया चाइना के जो बॉर्डर है। तो ये भी आप ध्यान रखना ना, गोबी मरुस्थल, क्या नाम है साथियों, गोबी मरुस्थल। और ये कहाँ स्थित है, तो ये भी स्थित है साथियों, कहाँ पर, मंगोलिया और चाइना के, मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे। ये आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। एलिफेंट की हमने बात कर ली और गोबी मरुस्थल की हमने बात कर ली। ठीक है, आगे चलें, तो आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार RK सब्रवाल को दिया गया है। चलो, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ये देखो आपको ये दिखाई दे रहे हैं RK सब्रवाल, इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया है। ये इनका सर्टिफिकेट है इस पुरस्कार का। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार को ये दिया गया है जिसकी शुरुआत की गई थी 1936 में मंगोलिया के द्वारा। और ये मंगोलिया को जो बात करते हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट जो बात करते हैं उपलब्ध कराने के कारण इनको ये दिया गया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD RK सब्रवाल को महामहिम द्वारा, ठीक है, मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। मंगोलिया के राष्ट्रपति मंगोलिया में पहली बार तेल रिफाइनरी की स्थापना में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक तरह से हाल ही में ताज़ा बर्मिश अंगूर, क्या नाम है, ताज़ा बर्मिश अंगूर जो दुबई को किस राज्य से निर्यात किया गया है। तो अभी हाल में जो अंगूर की किस्म है, अंगूर की किस्म की बात करते हैं तो ताज़ा बर्मिश अंगूर, ये किस राज्य से निर्यात किया गया है, तो ये असम राज्य से निर्यात किया गया है। और कहाँ पे निर्यात किया गया है साथियों, तो ये दुबई निर्यात किया गया है, दुबई निर्यात किया गया है। और ये दुबई वाले भी आजकल बहुत ज़्यादा मौज कर रहे हैं। भारत से जो भी GI टैग प्राप्त जो चीज़ें हैं, फल फ्रूट है, इनको कहाँ मंगा रहे हैं, UK में मंगा रहे हैं, दुबई में मंगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। और असम में ये अभी हाल ही में असम से निर्यात किया गया है। और असम में भाषा में बात करते हैं, इसको बोला जाता है लेटेको, क्या बोला जाता है साथियों, लेटेको, लेटेको इसको बोला जाता है। ये अंगूर की किस्म है, किसकी किस्म है, अंगूर की किस्म है, और लेटेको इसे बोला जाता है। और ये किसको बोला जाता है, तो ताज़ा बर्मिश अंगूर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर इस अंगूर में देखा जाए लेटेको में, तो इसमें विटामिन C की मात्रा पाई जाती है, किसकी, विटामिन C की मात्रा इसमें पाई जाती है। तो अभी हाल ही में याद है आपको गोलवाद सपोटा, मैंने आपको बताया था गोलवाद सपोटा, ये कहाँ से निर्यात किया गया था, तो ये चीकू की किस्म है। और ये चीकू की किस्म कहाँ से, महाराष्ट्र से निर्यात की गई थी। और कहाँ की गई थी, ब्रिटेन की गई थी। कहाँ पर साथियों, ब्रिटेन की गई थी। इसके अलावा जो शाही लीची है, शाही लीची, और इस शाही लीची की बारे में भी हमने बात की थी, जो बिहार से निर्यात की गई थी, बिहार से GI टैग प्राप्त है। एक है जर्दालू आम, याद है साथियों, जर्दालू आम भी निर्यात किए गए थे। और ये जर्दालू आम आपको बताने कहाँ से निर्यात किए गए थे। इसके अलावा हमने गोलवाद सपोटा, शाही लीची, जर्दालू आम की बात कर ली। और ताज़ा बर्मिश अंगूर भी इसमें क्या किया गया है, दुबई को निर्यात किए गए हैं, जो कि असम राज्य से निर्यात किए गए हैं। असम की हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में 2 नेशनल पार्क यहाँ पर नए बनाए गए हैं। 5 नेशनल पार्क पहले यहाँ पर थे, 2 नेशनल पार्क यहाँ पर बनाए गए हैं, जो कि हम बात करते हैं एक तरह से देहिंग पटकाई, और एक नेशनल पार्क बनाया गया है
साथियों रायमोना। 2 नेशनल पार्क यहाँ पर बनाए गए हैं असम में। पहले 5 नेशनल पार्क थे और जून के महीने में ही 2 नेशनल पार्क बनाए गए हैं, देंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इसी में। तो देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट की, असम ग्रोवन बर्मिस ग्रेप्स एक्सपोर्टेड टू दुबई। दुबई को ये निर्यात किया गया है। एक तरह से ये अंगूर की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? अंगूर की है प्रजाति है। ठीक है, ये दुबई को भेजे जा रहे हैं और जो भी भारत से जीआई टैग प्राप्त होती है उनको क्या होता है, एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे क्या होती है, उच्चता प्राप्त हो जाती है, गुणवत्ता प्राप्त हो जाती है। ये देखो आप, ये असम के अपेडा एक्सपोर्ट्स लेटिको बोला जाता है। असम में असमी भाषा में इसको लेटिको बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो अपेडा की हम बात कर लेते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। स्थापना 1986 में हुई थी और चेयरमैन है मिस्टर एम अगनमुत्तु। इसके मिस्टर जो अगनमुत्तु की बात करते हैं, इसके चेयरमैन है। ठीक है, असम के बारे में बात करते हैं। तो असम की राजधानी साथियों दिसपुर। क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। गवर्नर है जगदीश मुखी, राज्यपाल यहाँ के जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है मुख्यमंत्री? हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री है। लोकसभा की सीटें 14, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 यहाँ पर सीटें। तो लोकसभा की 14, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 यहाँ पर सीटें। अगर हम बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो आपको पता है 5 नेशनल पार्क है, डिब्रू साहिकोपा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, रायमोना और देंग पटकार, जो 2 नेशनल पार्क बने अभी जून के महीने में। ये नेशनल पार्क असम में बने थे। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, देखो ये भी जीआई टैग प्राप्त है और ये ड्रैगन फ्रूट एक तरह से कमलम की एक खेप है। ड्रैगन फ्रूट कमलम की एक खेप दुबई को किस राज्य से निर्यात की गई है? अभी हाल ही में अपन ने जो अंगूर की बात की और अंगूर बर्मिस अंगूर के बारे में बात की, उसी के बाद में अभी हाल ही में यहाँ से जो बात करते हैं ड्रैगन फ्रूट, जिसका नाम है कमलम। ये ड्रैगन फ्रूट कमलम भी क्या किया जाता है, निर्यात किया गया है। और कहाँ निर्यात किया गया है? ये भी दुबई में निर्यात किया गया है। और ये कहाँ से निर्यात किया गया है? तो ये साथियों महाराष्ट्र से निर्यात किया गया है। कहाँ से? महाराष्ट्र से ये निर्यात किया गया है। और महाराष्ट्र के उद्धव सिंह ठाकरे और आपको भगत सिंह कोश्यारी बारे में पता होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं। देखो ये देखो आप, किस तरह का ये ड्रैगन फ्रूट है। एक्जोटिक ड्रैगन फ्रूट कमलम फ्रॉम महाराष्ट्र एक्सपोर्टेड टू दुबई। दुबई को ये निर्यात किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं और मैं बताता हूँ आपको ये क्या करता है। कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, फैट फ्री होता है। इसमें क्या होता है कि आपका फैट भी ज़्यादा नहीं निकल पाता है इसको खाने से, है ना। गुड सोर्स है जो फाइबर का अच्छा सोर्स है, ये आपको ध्यान रखना है। ड्रैगन फ्रूट के बारे में ये दिया हुआ है कि किस तरह से जिसमें पोषण प्राप्त होता है, न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। तो विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन सी की यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 9 mg है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, कैलोरीज 60 कैलोरीज, माइनरल फ्रॉन जो कैल्शियम, डाइटरी फाइबर, टोटल फैट्स की हम बात करते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका 100 ग्राम में कितना आपको फ़ायदा मिलने वाला है। महाराष्ट्र के सांगली जिले के ताड़ासर गांव से इसको निर्यात किया गया है। और ड्रैगन फ्रूट जिसको कमलम भी कहा जाता है, और ज़्यादातर इसका जो बात करते हैं साथियों, ये कहाँ पर प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार और सहित राज्यों में ये उगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी खेती के लिए पानी की कमी रहती है, मतलब पानी की आवश्यकता कम होती है ना। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल, मुख्यमंत्री उद्धव सिंह ठाकरे, लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 288। 48, 19 और 288, ये इसकी क्या है? पॉलिटिकल ये क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है ना। तो ये लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा की 19, 288 क्या है यहाँ की विधानसभा की सीटें। अगर यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क की हम बात करते हैं तो चंदौली, गुगामल, नवागम, पेंच, संजय गांधी और ताड़ोपा। अगर साथियों विधानसभा परिषद की बात करते हैं तो अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था एक ट्रिक के माध्यम से कि जो ट्रिक थी हमारी तू भी मजा कर। इसमें क्या होता है
कि जो बात करते हैं भारत की विधान परिषद में, जो भारत की विधान परिषद क्या होती है कि द्विसदनात्मक जो व्यवस्था होती है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था किन किन राज्यों में लागू की गई है। पश्चिम बंगाल ने फिलहाल में द्विसदनात्मक व्यवस्था विधान परिषद की मांग की गई थी। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की बात करते हैं, जिनकी मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनके द्वारा ये कैबिनेट को मंजूरी दे दी गई थी। और महाराष्ट्र क्या रखता है, विधान परिषद रखता है। तेलंगाना इसमें बात करते हैं तो इसका नाम है तेलंगाना, टी का मतलब हो गया तेलंगाना, क्यू की मतलब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश। इसके अलावा हम बात करते हैं बी का मतलब बिहार, बी का मतलब बिहार, मजाकर का मतलब है साथियों एम से हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और जे का मतलब है जम्मू कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है 31 अक्टूबर 2019 से, जो कि बात करते हैं अभी ये जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था खत्म हो गई है। और यहाँ ए का मतलब हो गया साथियों आंध्र प्रदेश, ए का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश, और हम बात करते हैं कर्नाटक। ये इन राज्यों में क्या है, अभी हाल ही में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, मतलब विधान परिषद की व्यवस्था की गई हुई है ना। आगे चलते हैं, ये सारी हो गई महाराष्ट्र के बारे में एक तरह से पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे एसएससी रेलवे एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है कि इस राज्य का राज्यपाल और इस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 11वें नंबर का, भारत सरकार किस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाती है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया है। और ये किस दिन मनाया गया है, तो ये 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये 29 जून को मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये महान लो बीस की याद में मनाया जाता है, इन्हीं की याद में मनाया जाता है, क्योंकि इनका बर्थडे आता है। और इनका बर्थडे कब आता है, इनका बर्थडे आता है साथियों 29 जून को। ये इनको क्या बोला जाता है, महान लोबिस को बोला जाता है, महान लोबिस को बोला जाता है। एक सेकेंड है ना, महान लोबिस को बोला जाता है साथियों, एक सेकेंड, महान लोबिस को क्या बोला जाता है, पितामह बोला जाता है स्टैटिक्स का, पितामह स्टैटिक्स का बोला जाता है। और ये पितामह बोला जाता है, इन्हीं के बर्थडे के दिन क्या बोलाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगर आपको पंचवर्षीय योजना याद होगी तो कि 1951 से 1956 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी, और 1956 के बाद में 1961 तक सेकंड पंचवर्षीय योजना आई थी, जो किस मॉडल पर आधारित थी, तो वो महान लोबिस की मॉडल पर आधारित थी। और ये सेकंड पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी, सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें जो टारगेट रखा गया था साथियों, वो रखा गया था उद्योग। क्या रखा गया था, उद्योगों को बढ़ावा देना, इसका टारगेट रखा गया था। और फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं, तो इसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया था। किसको, कृषि को बढ़ावा दिया गया था, बढ़ावा दिया गया था, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे किस दिन मनाते हैं, तो ये मनाते हैं साथियों अपन 29 जून को। अगर मुझे शुरुआत दिनों की हम बात करते हैं जून के, तो जून के हम दिनों की बात करते तो 1 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, मिल्क डे। 2 जून को तेलंगाना का गठन हुआ था। तेलंगाना का गठन कब हुआ था, 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। 3 जून को क्या मनाया जाता है, तो 3 जून को साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 8 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है ना। आगे हम बढ़ते हैं, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। बस डे को आपको एक में लास्ट जब भी खत्म होगा, जब भी आएगी, मैं पूरी लिस्ट आपको डे को उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण जो दिनों की बात करते हैं जून में निकले, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ये हो गई। आगे बात करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 29 जून 2021। क्यों मनाया गया, क्योंकि जो इसकी थीम थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG के बारे में हम बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में थोड़े दिन पहले मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि इसमें 17 गोल होते हैं। कितने होते हैं, 17 गोल्स होते हैं। 17 गोल्स का टारगेट रखा हुआ है 2015 से 2030 को तक इन गोल्स को पूरा करना है, जिनका टारगेट है 17 गोल्स। और अभी हाल में
भारत की रैंक एसडीजी में, किसमें, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की रैंक दुनिया भर में 117 नंबर पे आई है। कितने पे आई है, 117 नंबर पे आई है। लेकिन हम बात करते हैं भारत में कौन सा राज्य फर्स्ट नंबर पे आई है, तो भारत का फर्स्ट राज्य है साथियों केरल, जिसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में फर्स्ट नंबर की रैंक आई है। दूसरे जो गोल की बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, तो इसमें 17 गोल है। फर्स्ट नंबर का गोल मैंने आपको बताया था गरीबी से संबंधित है, किससे, गरीबी से। और इस साल की जो टारगेट है उसमें इससे रिलेटेड किया गया है भूखमरी से, जो एसडीजी नंबर 2 में आता है। किसमें आता है, एसडीजी नंबर 2 में आता है। क्या आती है, भूखमरी। और भूखमरी को मिटाना इसमें क्या है, टारगेट रखा हुआ है। तो किसकी बात करते हैं, स्टैटिक डे की जो 2021 को मनाया गया, इसकी थीम रखी गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी 2 एंड हंगर, मतलब भूखमरी को इसमें मिटाना है। अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और खेती को इसमें बढ़ावा देना है। चलते हैं आगे बात करते हैं। तो बात बताता हूँ मैं आपको, तो ये फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स जो प्रशांता चंद्र मान लोबिस है, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 1893 और 28 जून 1972 को इनकी डेथ हो गई थी। इन्हीं के जो जयंती पर क्या मनाते हैं, इन्हीं के जन्मदिवस पर ये मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और साथ के साथ एक इम्पोर्टेंट तथ्य ये भी याद रखना है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे तो अपन 29 जून को मनाते हैं, लेकिन वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स जो डे होता है ये मनाते हैं 20 अक्टूबर को। कब मनाते हैं साथियों, तो ये मनाते हैं 20 अक्टूबर को, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको पीडीएफ में उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आप निकम्मे होकर बैठे रहते हो और नोट नहीं करते तो फिर आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो हमारी टीम के द्वारा। ये क्वेश्चन है आपके लिए जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 12, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ पे जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है, 25 जून को, 26 जून को, 12 जून को या 13 जून को। 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद में इसका आंसर देना है। यही है हमारा आज का सेशन और हम करते हैं इस सेशन को ख़त्म। सभी साथियों को अगर अच्छा लगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना और उस क्वेश्चन का आप क्लास ख़त्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में जवाब देना। ऐसा नहीं कि अभी जवाब देने लग जाओ और वो वापस ऊपर निकल जाए, ऐसा नहीं करना है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और अच्छे से पढ़ना है। नोटबुक में नोट्स बना के रखने हैं। नोट्स बना के रखोगे तभी आपका रिवीजन हो पाएगा। तो ठीक है साथियों, आज का सेशन ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल।